आप बिजली बिल का ले रहे हैं, बिजली बिल तो 2 से 4 गुना लोगों का बढ़ा हुआ है, ऐसे कंप्लेंट तो हमारे पास भी आ रही है, हमने बिल भी देखे हैं, बात सही है। लेकिन इसमें लोग खफा आपसे भी हैं। आप विपक्ष के खुद नेता हैं, तो आप लोग सड़कों पर इस चीज़ों को वैसे क्यों नहीं उठा रहे? अगर आपकी जगह बीजेपी होती, तो अभी तक आपको इतनी बुरी तरीके से घेरी होती कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें निर्णय लेना पड़ता। कांग्रेस इसमें ढीली क्यों दिखाई दे रही है, जब आपको पता इतना बड़ा मुद्दा है ही तो? भूपेश बघेल चाहते थे कि ऐसा कोई आदमी पीसीसी चीफ की कुर्सी पर बैठे जो टिकट वितरण पे उनका सहयोगी बने। मैं तो नहीं मानता इस बात को। देखिए, हाईकमान का निर्णय रहता है। गुटबाजी को लेकर अफवाहें ज़्यादा उड़ती हैं कि आप लोग के पार्टी के लोग हैं। जब आपको बागडोर मिली तो लोकसभा भी हारे, विधानसभा भी हारे, बस्तर से लेकर सरगुजा तक कांग्रेस साफ हो गई, आप चित्रकूट भी हार गए। मेरे लिए तो बड़ा कठिन दौर था उस समय का। आप लोगों के पार्टी का हार का कारण क्या था एग्जैक्ट? तो 2.5 साल वाला मामले में तो नुकसान तो हुआ। अगर कारण कांग्रेस पार्टी को अभी भी नहीं पता होगा तो हो सकता है रिजल्ट दोबारा वही दोहराए। अब वो गलतियां नहीं करेंगे, वो गलतियां नहीं करेंगे। अगला सवाल से मेरा जो है उस पर मैं ये चाहता हूँ कि आप ना डॉज नहीं करेंगे और डिप्लोमेटिक आंसर नहीं करेंगे। तो सवाल पूछने से पहले मेरे को आपको वादा करना है, आप वादा करिए कि आप डॉज नहीं करेंगे। कोशिश करें ईमानदारी से। कोशिश नहीं सर, ये नेता वाले आप जवाब मत दीजिए ना। आपके संबंध सबसे ज्यादा अच्छे किससे हैं, भूपेश बघेल जी से हैं कि टीएस देवी से? मतलब अब ये इसको आप इसमें आप आंसर बिल्कुल सही करेंगे ना। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो फिर बंदूक लेके क्या मुख्यमंत्री को हम लोग मारने चले जाएं क्या? क्या कारण है कि जिला अध्यक्षों की सूची जो है अटकी पड़ी हुई है? बीजेपी का ने एक टारगेट लिया कि मार्च 2026 तक नक्सलियों को साफ कर देगी छत्तीसगढ़ से। रसोईया भैंस धुलाने के लिए तालाब गया रहा, तालाब से उसको उठा के ले 2 दिन तक आप जंगल में घुमाते हैं, उसको गोली मार देते हैं, बोलते हैं नक्सली है। क्या ऐसा गोपनीय समझौता हुआ है नक्सलियों और सरकार के बीच में? कहीं जीरम टू करने का इरादा तो नहीं? क्या हमारी बात आने वाले सीएम कैंडिडेट से तो नहीं हो रही है जो कांग्रेस की तरफ से आएंगे? आप शिक्षक भर्ती पे अभी शायद 5000 भर्तियां निकाली हैं राजस्थान। 5,000 क्या होता है? वो तो बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री थे तो 35,000 घोषणा किए थे। 2 साल में ना एक भी नया स्कूल नहीं खोल पाई है ये सरकार, एक नया स्कूल नहीं खोल पाई है। हाँ, 10,463 स्कूल इन्होंने बंद कर। वक्फ बोर्ड नाम की यहाँ पे एक संस्था है, इन्होंने पुरानी बस्ती में 4-5 घरों को एक नोटिस दिया जो जहाँ पे 100-150 साल से रह रहे थे। वक्फ बोर्ड पूरी तरह से विवादित है। आपने अमित बघेल का नाम सुना है? इन्होंने अभी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को खंडित किया किसी विक्षिप्त व्यक्ति ने, तो इन्होंने अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के जो आराध्य हैं उनको लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां करी, जिसको लेकर ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, अब बात मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश और उसके दूर आगे तक भी ये बात पहुँच चुकी है। इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या वो इस तरह के वाक्यों को समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। डेट चौक समय आप तय कर लीजिए। दीपक भाई आपसे बहस करने को तैयार है। प्रदेश के मुद्दों के लिए मुख्यमंत्री मैंने 3 से 4 बार चुनौतियां दी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस हाथ में दिया लेकर अंधेरे में जीत तलाश कर रही है। तो ये जो दिया है, या यूँ मैं कहूँ कि ये जो दीपक है, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो आज इन दीपक से बात करते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये दीपक बैज जी हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 के पॉडकास्ट में। कैसा लग रहा है आपको? आप साथ बैठा हूँ तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये कांग्रेस के दीपक बने हुए हैं आजकल आप। तो जितनी पॉलिटिकल बाइट आप दे रहे हैं इतना तो कोई नेता भी नहीं दे रहा है। रोज जो है हमले पे हमले आपके बीजेपी पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मेरी बाइट और मेरा हमला ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है और सरकार की नाकामियों को लेकर है। जो वादे करके आए, जो जनता को भरोसा देकर आए, सरकार बनाए, लेकिन आज जस्ट उल्टा हो रहा है। इसलिए ना अपराध रुक रही है, ना घटनाएं रुक रही है। तो इन मुद्दों को लेकर, तत्कालिक मुद्दों को लेकर हम सरकार की नाकामियों को हर दिन हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, ताकि ये सरकार का काम आप देख लीजिए। पॉलिटिकल एंगल पे तो हम जाएंगे। मैं चाह रहा था कि दर्शकों को थोड़ा आपका पर्सनल जानकारी भी मिले, क्योंकि जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने बचपने के बारे में बताइए। एक आपका पर्सनल टचअप लोगों तक पहुँचे। तो आपका बचपन कैसा रहा, पापा मम्मी भाई बहन, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए जी, पिताजी तो सरकारी नौकरी में थे, पटवारी थे। माता जी तो पूरे घरेलू। और हम लोग 3 भाई बहन। बड़ा भाई टीचर है, बहन बीच में, फिर सबसे छोटा मैं। और जहाँ गढ़िया गांव हमारी पैदाइशी है, उसके बाद जैसे पैदा हुए तब से पिताजी हमेशा बाहर नौकरी में रहे। तो माँ ही हम लोग को ज़्यादा देख रेख
की। और दादाजी थे गांव के उप सरपंच रहे, पंच रहे, उप सरपंच रहे, तो वो हम लोग को ज़्यादा ख्याल रखते थे हम लोग को। तो गांव की पढ़ाई पहली से 5वीं तक गांव में हुई, जस्ट मेरे घर के बाजू वाली स्कूल में। फिर उसके बाद फिर पढ़ाई 5वीं के बाद 6वीं में भी फिर हम लोग मारडूम एक बालक छात्रावास है, जहाँ हम लोग बारसूर रोड की ओर जाते हैं, चित्रकूट से बारसूर रोड की ओर। तो वहाँ मारडूम छात्रावास में फिर मुझे एडमिशन किए, और छात्रावास में रहने के बाद वहाँ से फिर 6वीं से 8वीं हम लोगों ने पढ़ाई की। जब 6वीं पढ़ने गया था तो बहुत ही मतलब मेरा हाइट, मेरी पर्सनालिटी बहुत ही हम लोग हल्का रहा एकदम। तो और छोटे छोटे बच्चे थे, करीब 100 सीटर के थे। तो हम लोगों का वहाँ खाना रहना मतलब बहुत ही एडजस्टिंग, मुझे लगा कि 2 से 3 महीना तो बहुत कठिन हुआ वहाँ। वहाँ का खाना, फिर वहाँ को एडजस्ट करना, कभी कभार तो हम लोग 2-3 बार तो घर से भाग गए हम लोग पैदल ही, हाँ। ऐसा करके। मेरे साथ हमारे गांव के और आसपास गांव और आसपास के करीबन 5-6-7 लोग लड़के थे, उनके साथ 2-3 लोग साथ हम लोग तो 2-3 बार हॉस्टल से हम लोग भाग गए। छात्रावास छोड़ के घर भाग हाँ, भाग जाते थे। गए, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। पहली बार माँ पिताजी से दूर रह के छात्रावास सही में बात रहना, है। फिर वहाँ 100 बच्चों के साथ एडजस्ट करना, फिर वहाँ का मतलब बहुत सारी चीज़ें, डर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब हम लोग कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे थे। 2 से 3 बार हम लोग भाग गए थे हॉस्टल से। ये एक नया पहलू है। मतलब आप बदमाश रहे हैं बचपन में। ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत। हाँ, अब छात्रावास छोड़ के अगर आप घर भाग जाओगे तो बदमाशी की कैटेगरी में तो आएगा ना ये। आज की डेट में तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है। तो बहुत डिसिप्लिन तो नहीं गुजरा फिर आपका बचपन? डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन था, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे प्राइमरी तक, उस समय तो फिर स्कूल से जाना है, बस्ता को फेंक देना है, फिर खेलने जाना है, फिर शाम हुआ, फिर भैंस दुलाने का हमारे पास करीबन 3 से 4 जोड़ी हमारे पास खेती करने के लिए, बैल और भैंस, भैंस एक जोड़ी और करीबन 2 जोड़ी बैल हमारे पास रहते थे। मतलब हम लोग बोलते हैं उसको बस्तर की भाषा में कि 3 नांगर, नांगर मतलब हल। हाँ, 3 हल हम घर में हम लोग चलाते थे, 3 हल। तो उतने हमारे पास बैल, भैंस और गायें भी रहते थे। उनको शाम को दुलाने का जवाबदारी हम लोग का रहता था। फिर शाम को जैसे हुआ, बाजू में तालाब, वहाँ ले जाके दुलाने का, फिर उनको लाने के बाद फिर घास वास खिलाओ, फिर उसके बाद बांध दो, फिर सवेरे उठो, फिर उनको खोल दो। फिर ऐसे सिस्टम, मतलब खेती किसानी में भी शुरू से मैं रहा। पढ़ाई कर समय जब कॉलेज में भी था तो पूरे रोपा लगाने के बाद ही बुनाई, फिर उसके बाद रोपा लगाने के बाद में पूरी खेती करने के बाद फिर मैं कॉलेज जाता था पढ़ने। तो इस तरह से शुरू से रहा। तो बेसिकली किसानी परिवार से हैं आप, और पापा जो है किसान पटवारी भी पटवारी रहे, थे, राइट? लेकिन लेकिन राजनीति में अचानक आना आपका निर्णय कैसे हुआ? ये कैसे किया? कि पहले से प्लान था कि ये किस्मत का कोई टर्न था आपके लिए? देखिए, हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ाई के बाद, फिर उसके बाद हम लोग गए फिर हाई स्कूल, ब्लॉक मुख्यालय जहाँ लुंडीगुड़ा है, वहाँ गए। वहाँ से फिर 9वीं से 12वीं तक फिर छात्रावास, वहाँ फिर रहे। मतलब मेरी लाइफ 6वीं से लेकर LLB 2 तक छात्रावासी में गुजरा है। 12वीं तक छात्रावास, फिर 12वीं के बाद फिर 12वीं पास होने के बाद फिर जगदलपुर कॉलेज चले गए। हमारा तो बस्तर संभाग का तो मुख्यालय वही था और घर से पास भी था, 30 किलोमीटर दूर, वहाँ चले गए। तो वहाँ पे एडमिशन होने के बाद फिर पिताजी का सपना था, ये दादाजी तो वो शुरू से कांग्रेस के लिए काम करते थे गांव में। गांव में और उस हमारी पंचायत में शुरू से कांग्रेस के लिए काम करते थे, और 2 से 3 रहे ऐसा जहां ये 2-3 लोग मिलके पूरे पंचायत को एक तरफा कांग्रेस के लिए वोट काम करते थे और वोट भी दिलाते थे। तो उनसे भी थोड़ा प्रेरणा मिली बचपन से। हमारे घरों में कांग्रेस का पाम्पलेट, बैनर, पोस्टर, उस समय तो तरह तरह के ज़्यादा तो हाईटेक था नहीं, वो घर में रखा हुआ रहता था। झंडा का हम लोग खेलते थे, कभी छोटा सा टिकली टाइप का आता था तो यहाँ कभी लगा लेते थे, इधर लगा लेते थे, कभी इस साइड लगा लेते थे, कभी किसी गाड़ियों के पीछे भागना, प्रचार गाड़ियों के पीछे भागना, माइक गाड़ियाँ तो चलती थी उस समय से। तो ये था। तो जब कॉलेज गए तो संगति का असर कहीं ना का फर्क पड़ा, और पिताजी चाहते थे कम से कम एक को राजनीतिक मिला हो, वो शायद हम लोगों में मुझे में दिखा। तो कॉलेज में चले गए, वहाँ पे सीनियर्स थे हमारे, उनके साथ संगति में घूमते 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 फिर 2000 में जोगी जी मुख्यमंत्री बने। जब भी बस्तर आते थे जोगी जी कार्यक्रम में शामिल होना, NSY में आए, फिर यूथ कांग्रेस में आए, फिर जोगी जी कार्यक्रम में शामिल होना, फिर छात्र राजनीति शुरू किए। इस तरह से फिर एक मूवमेंट राजनीति की ओर मुड़ गया,
और फिर जब LLB 2 में था तो उस समय मुझे पहली बार चुनाव लड़ने का अवसर मिला जिला पंचायत का 2005 में। हॉस्टल में ही था मैं। तो उसके बाद फिर हॉस्टल से ही चुनाव लड़े जिला पंचायत का, विधायक बेटा के खिलाफ में, वर्तमान विधायक के बेटा के खिलाफ में, फिर चुनाव भी जीत के आ गए। तो वहाँ से मेरी राजनीतिक जीवन फिर शुरू हुई। हालांकि 2000 से ही कंटिन्यू राजनीतिक जीवन हमारी शुरू हुई। तो शॉर्ट में बोले तो पापा का सपना पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज मुझे 2008 में ख़त्म हुई, तब जिला पंचायत सदस्य था। शायद आज होते वो, आज जीवित होते तो 13 में विधायक, फिर 18 में फिर विधायक, फिर सांसद, आज प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। मुझे लगता है कि आज अगर होते तो शायद उनको गर्व होता कि उनका बेटा आज 2 बार विधायक और सांसद, आज एक पार्टी का नेतृत्व कर। आपने विधायकी और सांसदी दोनों का भी जिक्र किया। मेरा अगला सवाल इसी पे ही था। जब आपने विधायकी जीती तो उसके कुछ समय बाद आपको सांसदीय चुनाव भी लड़ाया गया। तो कहीं राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा भी थी कि राज्य सरकार ये नहीं चाहती थी कि आप ज़्यादा लोकल लेवल पर इन्वॉल्व रहें, इसलिए आपको सांसदीय चुनाव करके दिल्ली की तरफ भेज दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, तो नसीब की बात है। अब नसीब कैसे? इसलिए नसीब क्योंकि 2013 में पहली बार विधायक बनने का अवसर मिला। 18 तक उस समय सरकार हमारी थी नहीं। मेरे विधानसभा चित्रकूट में करीबन 350 गांव में बिजली नहीं, सड़कें नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। उन 5 साल मैंने बारीकी से काम किया। सबसे पहले हम लोग 350 गांव में, हमारी सरकार नहीं भी थी तब भी विधानसभा में आवाज़ उठाकर, लड़कर, धरना प्रदर्शन कर, चक्का जाम कर, बिजली ऑफिस घेराव कर हम लोगों ने 350 गाँव में बिजली पहुँचाने का काम किया। पहला चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ सड़कें नहीं थी, सड़कों के लिए लड़ाई करके सड़कें भी बना, बहुत सारे और सड़कें आज भी बन रही हैं। और पानी नहीं था तो जो 1 करोड़ रुपए बड़ा मुश्किल से उस समय विधायक निधि होता था, उससे के 1 करोड़ रुपए में हम बोरिंग चिन्हांकित कर, एकदम ज़्यादा आवश्यकता है उन बोरिंग हम लोग पानी की व्यवस्था की। इस तरह से काम करते करते 2018 हो गया। 18 फिर दोबारा चुनाव लड़े, ज़्यादा वोट से जीत कर आ गए। 6 महीना रहे, 6 महीने 18 के बाद सरकार भी आई, 6 महीना रहे। हम लोग सोचे भी नहीं थी कि चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं दीपक भाई, ये टिकट आपको दे रहे हैं, अब चुनाव लड़ना है। तो अचानक तैयारी में चुनाव लड़ भी लिए। 23 साल के बाद बस्तर लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती और सांसद भी बने। मतलब सोचे भी नहीं थे, टिकट भी मिला, चुनाव भी लड़े, जीत भी गए। तो मेहनत के साथ मुझे लगता है थोड़ा सा तकदीर भी है। नहीं, मेरा सवाल लेकिन अभी भी वही है। आपको सांसदी का टिकट मिलना, कहीं इसलिए तो आपको सांसद का टिकट नहीं दिया गया कि आप राज्य सरकार की पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहें। आप कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट में कोई दर्जा ना मतलब आप कह रहे हैं मेरे साथ षड्यंत्र नहीं है। हाँ, मतलब हाँ, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, पार्टी का हर निर्णय है। हाँ, पार्टी का निर्णय, देखिए मैं शुरू से मैं संगठन से उठ के आया हूँ। ठीक। और छात्र राज, NSUI, यूथ कांग्रेस, फिर कार्यकारी ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष, फिर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहते विधायक बना 13 में। नंद कुमार पटेल जी के साथ काम करने का अवसर मिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, विधायक, सांसद, फिर आज प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। मतलब मेरी लाइन शुरू से क्लियर है कि मैं पार्टी लाइन का हूँ और पार्टी जो आदेश करे, आदेश मिलेगा पार्टी का, वही मैं करूँगा। पार्टी ने आदेश कर दिया लोकसभा लड़ना है, लड़ लिया। पार्टी ने आदेश कर दिया कि आपको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कर रहे हैं, स्वीकार कर लिए, काम कर रहे हैं। कल के दिन पार्टी जो निर्णय करेगा, बोलेगा दीपक भाई आपको बूथ संभालना है, तो भी मैं कभी नहीं बोलूँगा बूथ बहुत छोटा है। मतलब बूथ भी मेरे लिए काम है, मैं काम करूँगा। आपको कौन सा पसंद आया? मतलब राज्य की राजनीति ज़्यादा अच्छी लगती है कि दिल्ली वाली? देखिए, कठिन सवाल है, लेकिन अगर आप ईमानदारी की बात बोलूँ तो देखिए, आपके गांव का विकास करना है, क्षेत्र का विकास करना है, तो लोगों को ज़्यादा कनेक्ट रहना है, तो फिर राज्य की राजनीति, क्योंकि बहुत छोटे छोटे आपका काम पड़ेंगे लोगों से। ठीक। तो विधायकी बेस्ट है। लेकिन जब आपको लोकसभा जाना है तो उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए क्योंकि उस लोकसभा में जहाँ 543 लोग बैठे, जहाँ 8-8 बार सांसद जीत के आए हैं, प्रधानमंत्री है वही बैठेंगे, तमाम देश के मिनिस्टर बैठेंगे, 8-8 बार 10-10 बार 6 बार सांसद जीती हुई हैं, एक से एक सीनियर है, बहुत सीखने को मिलेगा। प्लस आपका क्षेत्र से ऊपर उठकर बस्तर जैसे क्षेत्र से नेतृत्व करने का अगर मौका मिलता है, और बस्तर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ हम सड़कें, एयर कनेक्टिविटी, सड़कों के लिए, उनको रोजगार के लिए, माइंस के लिए मुद्दे उठा सकते हैं। बस्तर के विकास के लिए हम क्षेत्र विशेष से उठकर बस्तर के विकास की बात करें, उनके लिए लड़ने का बेस्ट ऑप्शन लोकसभा है। अगर आप बोलेंगे मुझे विधानसभा बेस्ट या लोकसभा,
मैं तो सोचता हूँ लोकसभा से बेहतर अच्छा नहीं हो सकता, लोकसभा सबसे बेहतर। मतलब दिल्ली वाली राजनीति आपको ज़्यादा रास आती बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए पूरी इस बहाने पूरी देश में कनेक्टिविटी भी बढ़ती है। है। हाँ, ये बात तो है। आप 543 सांसदों के साथ हैं, फिर आपके 543 किसी भी स्टेट में चले जाएँ, वो आपसे कहीं न कहीं कनेक्ट कनेक्टेड रहते रहेंगे। हैं, हाँ, वो आजीवन रहेंगे। फ़ायदा होता है, जी ये है। बात तो है। छत्तीसगढ़ में तो हमको आजीवन यहाँ पे राजनीति भी करना, यही रहना है, अंतिम सांस तक यही रहना है, तो यहाँ तो ऑलरेडी कनेक्ट हुई, कोई छत्तीसगढ़ बड़ा तो नहीं है। तो लोकसभा से बेहतर ऑप्शन मुझे नहीं लगता है कि कोई हो क्यों सकता है। हो सकता। अच्छा, मोहन मरकाम जी को जब हटाया गया, जब आपसे पहले वो थे, तो कुछ समय पहले ही आपको, चुनाव के पहले आपको वो जिम्मेदारी दी गई, और हम उस समय चर्चा भी सुनते थे कि भूपेश बघेल चाहते थे कि ऐसा कोई आदमी पीसीसी चीफ की कुर्सी पर बैठे जो टिकट वितरण पे उनका सहयोगी बने। इस मामले में कितनी सच्चाई है? इसमें दो फाड़ की स्थिति भी बन गई थी कांग्रेस देखिए में। मैं तो नहीं मानता हूँ इस बात को। देखिए हाईकमान का निर्णय रहता है। हाईकमान ने निर्णय किया कि दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, तो प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाए हाईकमान ने, और मोहन मरकाम जी को मिनिस्टर बना दिए, दोनों एडजस्ट हो गए। साथ ही टिकट वितरण में देखिए वो किसी एक व्यक्ति का तो एक व्यक्ति के आधार पर होता नहीं है, कमेटी होती है। ठीक है, हमारे पास स्टेट लेवल में एक प्रदेश चुनाव समिति, जिले से चयन होके आएंगे, जिले स्तर में जिला चुनाव समिति, वहाँ पैनल बन के आएंगे, प्रदेश में आएंगे, उस पैनल को थोड़े बहुत शॉर्ट लिस्ट करने का जवाबदारी हम लोग का रहता है। फिर हमारे ऊपर है, फिर आपका स्कैनिंग कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी के ऊपर सीईसी है। तो टिकट वितरण में कहीं भी कोई स्थिति नहीं है, सब अपनी बात रखते हैं, तमाम लीडर अपनी बात रखें, कौन बेहतर हो सकता है, बाकी सर्वे के आधार पर फिर दिल्ली के हमारे सीईसी में चर्चाएं होती है। कहीं ना कहीं सभी लोगों से सहमति चर्चा के बाद जो बेहतर हो सकता है उस अनुसार टिकट वितरण हो सकता है। ठीक है, 90 में 90 एकदम सही टिकट वितरण हो जाए तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। अगर 2 4 5 अगर टिकट अगर हो सके कहीं मतलब ए को मिलना था बी को मिल गया, थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, ऐसा स्थितियाँ भी किसी भी दल में बनती है। ऐसा स्थिति हो सकता है 2 4 5 टिकट में हो सकता होगा, लेकिन टिकट वितरण में कहीं भी गुटबाजी नहीं, कहीं भी कुछ नहीं। कोशिश की है बेहतर हो सके, लेकिन ठीक है, परिणाम जो आया उसको स्वीकार है। गुटबाजी को लेकर अफवाहें ज़्यादा उड़ती हैं कि आप लोग के पार्टी के लोग हैं, कि देखिए ये ये मतलब सच्चाई भी होती है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपोगेंडा है, वो झूठ फैलाने का एक तरीका है। बोले ठीक है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, और अगर घर में बर्तन है तो थोड़ी बहुत आवाज़ी तो आती है, लेकिन ईमानदारी के बात, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं है क्या? गुटबाजी तो चरम पर भारतीय जनता पार्टी में, सबसे ज़्यादा गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में। आवाज़ें भी खुल के आती है, लेकिन उस आवाज़ों को डंडे के दम पर दबा दिया जाता है ये। लेकिन आप देखेंगे अभी राज्योत्सव में देखेंगे, कई लोगों का कार्ड में नाम नहीं है, कहीं कुछ है, कौन कलेक्टर को कोई विधायक धमकी दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ननकीराम कंवर जी सीएम हाउस बैठ रहे हैं कलेक्टर को हटाने के लिए। ये गुटबाजी नहीं है तो क्या है? सत्ता और संगठन में कितना तालमेल है वो तो भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट दिख रहा है। गुटबाजी चरम पर भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस में ठीक विचारों का असहमति हो सकती है किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन असहमति ही सहमति बनाना, तो ये एक बेहतर लाइन है, और वही कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं है। लेकिन इसमें एक सवाल है ना दीपक जी, जो हम लोग भी महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी होगी। हर, देखिए जहाँ ग्रुप है वहाँ गुटबाजी होती ही है, लोग असहमतियाँ होती हैं। लेकिन कांग्रेस में हमने देखा है कि देखिए आज तक डिप्टी सीएम, जो आपके एक्स डिप्टी सीएम थे टीएन सिंहदेव, ये सीएम बनने की इच्छा जाहिर करते हैं। 2.5 साल वाला मामला आया, ये ठंडा होता ही नहीं है। प्लस कार्यकर्ता नाराज थे, और एक अच्छी खासी बनी हुई सरकार आप लोगों के हाथ से चले जाती है। तो भले ही वो डंडे से अपनी बातों को दबा देते हैं बीजेपी, लेकिन वो मामला इस तरीके से पब्लिकली नहीं आता। कांग्रेस में एक हमेशा से प्रॉब्लम रही कि पब्लिकली छीछा लेदर ज़्यादा हो जाता है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, कल बृहस्पति सिंह या परसों के दिन बृहस्पति सिंह जी ने बयान दिया टीएस सिंहदेव के खिलाफ। तो ये भी तो एक मामला है ना, इसको आप लोगों को अनुशासन के तौर पर कंटेन करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं। देखिए वास्तव में कुछ 2.5 साल वाला मामले में तो नुकसान तो हुआ, ये सच्चाई है जी। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को भी खुद को भी समझना पड़ेगा कि कौन सी बातें हमको सार्वजनिक रूप से करनी चाहिए, और जहाँ पार्टी को नुकसान ना हो, कौन सी बातें जहाँ सार्वजनिक जगह नहीं करनी चाहिए, जहाँ पार्टी को नुकसान होगा तो बंद कमरे में करना चाहिए। दोनों अलग अलग तरह की बातें हैं, और दोनों को खुद को समझना पड़ेगा हम लोगों को। क्योंकि देखिए पार्टी कौन चलाता है, पार्टी किसी भी दल में हो, ये कार्यकर्ताओं से पार्टी चलती है,
लेकिन घर का मुखिया किसी न किसी को तो बनाएंगे, तो घर में सीनियर सदस्य भी रहेंगे, तो उन सबकी जवाबदारी बनती है अपनी पार्टी को सही लाइन ले जाएं, अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपनी पार्टी को कटघरे में खड़े न करें, अपनी पार्टी को अच्छा दिशा दें। तो ये हम लोग को अपने आप पे डिफेंड करता है। रही बात देखिए बृहस्पति सिंह जी का बयान, मैं तो देखा तो नहीं, लेकिन आया कुछ बयान उन्होंने ये 1-2 दिन कहा पहले। कि निपटो और निपटाओ वाली राजनीति से कांग्रेस को हमेशा नुकसान होता रहा है और उनका पूरा निशाना टीएस सिंहदेव के ऊपर था, क्योंकि उनको टिकट भी नहीं मिली थी और टिकट वितरण के पहले वो काफ़ी टीएस सिंहदेव के खिलाफ बयान भी दे रहे थे, तो उसको लेकर उन्होंने अचानक से एक बयान दिया। हाँ देखिए, कुछ ये सच्चाई है, लेकिन आज बृहस्पति सिंह जी तो आज हमारी पार्टी में तो नहीं है। अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके ऊपर की है, कार्रवाई किए हैं, तो मुझे उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। और उन्होंने शायद कहा भी कि बाबा साहब देखिए, मैं इस बात से सहमत तो नहीं हूँ कि पार्टी में निपटाव और खेल खेलो, इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, किसी के चुनाव हराने के लिए प्रयास करने से मैं समझता हूँ कोई चुनाव हार जाएगा। वहाँ जनता तय करती है उसके कामों से लेकर बहुत सारी चीज़ें। तो चुनाव तो लोकतंत्र का तो हार और जीत एक हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बातों में सहमत नहीं हूँ। रही बात बाबा साहब के पक्ष में, उन्होंने कहा कि वो सरगुजा के नेता है, नो डाउट अच्छे नेता है, सरगुजा के नेता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बाबा साहब सरगुजा के नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के नेता है और लोकप्रिय नेता है। उनका स्वभाव सरल सीधे तरह से कार्यकर्ताओं लोग पसंद करते हैं, उनके सवाल नहीं, अच्छे नेता है और प्रदेश स्तर के नेता। सही बात है, बिल्कुल। तो ये जो आप अभी बीच में कह रहे थे ना कि सीनियर्स को समझना चाहिए कि कौन सी बातें कहाँ भूलनी चाहिए, ये किसके लिए मैसेज है, भूपेश बघेल के लिए कि टीएस सिंहदेव? नहीं देखिए, ये किसी भी दल में हो, आप किसी का नाम लेके आप मुझे मत फंसाइए। ये किसी भी दल के लिए, किसी भी दल के लिए, कि देखिए राजनीतिक दल तो देश में कई राजनीतिक दल है, छत्तीसगढ़ में कई राजनीतिक दल है, लेकिन यह है कि हम लोग को खुद का भी, जैसे अगर कोई सीनियर लीडर अपने आप को मानते हैं हम लोग, तो सवाल ही नहीं है कि हमारी मर्यादाएं, हमारी सीमाएं क्या है, पार्टी क्या सीमाएं, खुद को भी ध्यान रखने का जवाबदारी हम लोग का खुद का है। अगर हम सीनियर नेता खुद को, अगर हम अपने आप को अनुशासन तोड़ेंगे तो फिर हमारे कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जाएगा। तो अनुशासन ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। अनुशासन के अंदर में रह के ही काम किया जा सकता है। अनुशासन से बड़ा कोई भी नहीं है और पार्टी लाइन से बड़ा कोई नहीं है। ठीक। आप अपने आप को कैसा प्रदेश अध्यक्ष देखते हैं, क्योंकि जब आपको बागडोर मिली तो लोकसभा भी हारे, विधानसभा भी हारे, बस्तर से लेकर सरगुजा तक कांग्रेस साफ हो गई, आप चित्रकूट भी हार गए, तो इसको जब पर्सनली आकलन करते हैं तो कैसा महसूस होता है? देखिए, ये तो मेरे लिए तो बड़ा कठिन दौर था उस समय का, कि चुनाव से जस्ट 3-4 महीने पहले मुझे प्रदेश अध्यक्ष रूप में अपॉइंट होना, फिर मेरे लिए काम करना, बहुत सारे काम पेंडिंग थे, उन कामों को करना, इतना प्रदेश को समझना और काम करना आसान काम तो नहीं था। लेकिन देखिए, चुनाव में हम अगर सरकार में सरकारी योजना और नीतियों को लेकर हम लोग जाते हैं, ठीक है, हम अच्छा काम किए, किसानों के लिए अच्छा काम किए, यूथ को नौकरी दिए, फिर उसके बाद हम बेरोजगारों के लिए बेहतर काम किए, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक को मजबूत करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं मजबूत किए, बस्तर के आदिवासियों के लिए बेहतर काम किए, नक्सलियों के लिए, नक्सली हमारी सरकार में कहीं ना कहीं बैकफुट में थे, कैंप बहुत स्थापित हुए, तो बहुत सारी चीज़ आदिवासियों को मजबूत करने का काम किए, बहुत सारी चीज़ें हमारी सरकार में काम हुआ। उसके बावजूद भी हम सरकार नहीं आ पाई, तो कठिन दौर से तो गुजरे। जस्ट 6 महीने के बाद लोकसभा हुआ, लोकसभा में तो पूरे देश का परिणाम ही अलग रहा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हम लोग 1 से 2 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाए, तो लोकसभा में हमारा फेवर नहीं रहा। लेकिन जैसे भी, ठीक है, राजनीति का हार और जीत होती है लोकतंत्र में, लेकिन क्या चुनाव हारने के बाद या हमारे पक्ष में चुनाव नहीं आ पाया, क्या हमको घर बैठना चाहिए? क्या नहीं। हम लोगों ने जिस दिन चुनाव हारे, जिस दिन हमारी सरकार नहीं बनी, सरकार चली गई, उस दूसरे दिन से ही हम लोगों ने सरकार के खिलाफ लड़ाई का बिगुल हम लोगों ने फूंक दिए, और आज भी सरकार के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। और हम लोग विधानसभा, लोकसभा हमारे फेवर में नहीं रहने के बाद भी हम सरकार को 2 साल में ही विफल साबित करने, विफल और रिमोट कंट्रोल सरकार और जनता के मुद्दों, जनता में हम लोग मैसेज देने का ये काम किए कि ये सरकार 2 साल में फेलियर हो चुकी है। ये स्थापित हम लोगों ने 2 साल के अंदर ही किए। ठीक। अब ये बताइए कि अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं ना, पार्टी लाइन पे नहीं,
आपको क्या लगता है आप लोगों के पार्टी का हार का कारण क्या था एग्जैक्टली? क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक कांग्रेस के सारे नेता तो ये मान रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं और बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। अचानक से जो हुआ तो हमने ऑफ कैमरा भी नेताओं के चेहरे के एक्सप्रेशन महसूस किए कि उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बुरी तरीके से कांग्रेस हार रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कारण बता सकते हैं शॉर्ट फॉर्म पे कि आपको क्या लगता है क्या मामले से कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से निपटी? देखिए, किसी भी पार्टी के लिए सरकार नहीं बनना, चुनाव हारना, ये कोई एक कारण नहीं होता है। फिर भी बहुत छोटी छोटी कारणें होती है, 8 10 12 15 कारणें होती है, जहाँ ये गलती का छोटी छोटी गलतियाँ मिल के बड़ी गलतियाँ होती हैं। और उन छोटी छोटी गलतियाँ ही कहीं ना कहीं हमारे लिए मुझे लगता है कि ये हार कारण बन गया होगा। और हम लोग तो कल्पना भी नहीं की थी जिस बूथ में हम लोग कभी मतलब अभी तक कभी कांग्रेस जिस बूथ में भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं जीती, जिस बूथ में कांग्रेस कभी हारी नहीं, वो बूथ भी इस समय हम लोग के लिए माइनस रहा। मतलब रिजल्ट तो एकदम चमत्कारी ही ढंग से मान के चलिए, लेकिन अब यह है कि अब चुनाव परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया तो सवाल ही नहीं है। भाई ठीक है, भाई हम तो स्वीकार करेंगे, जनादेश फिर भी कारण स्वीकार है। आपको नहीं लगता कार्यकर्ता बहुत ज्यादा देखिए, नाराज थे? हो सकता है कार्यकर्ताओं में कहीं नाराजगी रही होगी, कहीं हमारी कामों में कमी रही होगी, या कहीं हम लोग सामंजस्य में कमी रही होगी, या हम लोगों को शायद और बेहतर करना चाहिए, उसमें शायद थोड़ा कमियां रही होगी। हो सकता है अभी वोट चोरी बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसमें भी कमियां रही होगी। तो बहुत सारी चीज़ है। अब तो ऐसा है कि अब तो ये माहौल है कि अब एक राजा का जान तो तोते में है, तो वो भी कारण हो सकता है। तो बहुत सारे कारण है, अगर मैं आपको एक कारण गिना दूं तो मुझे नहीं लगता है कि एक कारण हो सकता है। कारण एक से लेके 50 कारण हो सकती है। लेकिन ठीक है, राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक दल है, सत्ता आती है जाती है, आप लेकिन सरकार में रहने के बाद आप प्रदेश की जनता के लिए आपका सोच क्या है पॉजिटिव, प्रदेश की जनता का आप क्या करना चाहते हो, किस दिशा में ले जाना चाह रहे हो, वो मेन सकारात्मक सोच सबसे बड़ी चीज़ है। वो हमारी कांग्रेस में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो सोच नहीं है आज। मैं कारण आपसे इसलिए पूछना चाह रहा था क्योंकि अभी फिर चुनाव आ जाएंगे 3 साल बाद। अगर कारण कांग्रेस पार्टी को अभी भी नहीं पता होगा तो हो सकता है रिजल्ट दोबारा वही अब दोहराए। वो गलतियां नहीं करेंगे, वो गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन वो हो मौका नहीं देंगे। संभाल लेंगे दोनों पूर्व सीएम और बिल्कुल, डिप्टी सीएम को? क्यों नहीं। ठीक है, देखेंगे फिर हम लोग। अगर नहीं संभालेंगे तो मैं नहीं, इंटरव्यू देखिए, दोनों सीनियर लीडर, हाँ दोनों सीनियर लीडर हैं, दोनों अनुभवी हैं। सीएम हमारे पास एक्स सीएम भी बहुत अनुभवी लीडर हैं, टीएस बाबा जी बहुत अनुभवी लीडर हैं, महंत जी बहुत अनुभवी लीडर हैं, हमारे पास ताम्रध्वज साहू भी हैं। ये सभी अनुभवों का लाभ लेते हुए हम चुनाव मैदान में जाएंगे। हमारी टारगेट है कि हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और इस सरकार की नाकामियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार बनाना हमारा टारगेट है छत्तीसगढ़ में, और 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बात आप नोट करके रख लीजिए। क्या कारण है कि जिला अध्यक्षों की सूची जो है अटकी पड़ी हुई है और हम दिल्ली कांग्रेस पार्टी दिल्ली का चेहरा देख रही है कि दिल्ली जब रिवील करेगी तब हम ये बताएंगे? क्या ये सूची भी हम राज्य तौर पर जारी नहीं कर सकते हैं? क्या इसके लिए भी राहुल गांधी को ही आना जरूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कामों में बहुत अंतर है। समझाइए कैसे, क्योंकि आप कहते हैं वो भी दिल्ली से चल रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी 2 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्ति नहीं कर पा रही। आप उसको पूछ नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? पूछना चाहिए। 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रहे। ठीक, कभी तो संगम शरणम गच्छामि, कभी तो और कहाँ गच्छामि, यही तो कर कर परिक्रमा कर करके निकले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 लोग का चलता है। ठीक, 2 के सिवाय तीसरा का वहाँ तो क्यों पूछ भी नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस में ये बेस्ट है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़गे जी का ये सोच है कि ड्रीम सोच है कि हम देश के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए, और कौन बेस्ट यूथ होगा, कौन अच्छा टैलेंटेड होगा, कौन पार्टी के लिए समय देगा, कौन कार्यकर्ताओं का पसंद का होगा, और कौन पार्टी विचार कट्टर पार्टी विचारधारा से है और पार्टी को मजबूत कर सकता है। ये मतलब नीचे लेवल पर खोज के लाना, मतलब जिला अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष का पसंद होगा, बूथ के कार्यकर्ताओं का पसंद होगा, ब्लॉक कार्यकर्ताओं का पसंद होगा, जिले के नेताओं का पसंद होगा। उनके मतलब लोकतांत्रिक तरीके से उनके पसंद का होगा, ना कि पर्सनल दीपक बैज का पसंद का होगा, ना कि चरणदास महंत का पसंद का होगा। लिस्ट कब आएगी? ये सिस्टम जो संगठन सृजन अभियान जो चल रहा है, मैं समझता हूँ
ये कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी में ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो मुझे लगता है 100 साल तक ये संभव नहीं है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक पार्टी है ही नहीं हो। वो तो हम दो हमारे दो उसकी पार्टी हो। लेकिन कांग्रेस में ही संभव है, जो बेहतर, जो उस जिले में किसी बड़े नेता का हाथ भी नहीं होगा, लेकिन कार्यकर्ता अगर उसको पसंद रहे वो जिला अध्यक्ष बन सकता है। ये लिस्ट मुझे लगता है कि लगभग कुछ आधे से ज़्यादा प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। मुझे लगता है 10-20% और बाकी होंगे, तो वो प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद मुझे तो सबसे ज़्यादा जल्द है, मुझे जल्द लिस्ट मिल जाए। संगठन का बहुत सारा काम करना है, इसलिए मैं तो बहुत जल्दबाजी में, इसलिए मुझे लगता है कि लिस्ट हो सके बिहार चुनाव से पहले या उसके बाद कभी भी आ सकती है। बाद आने का चांसेस तो मुझे ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है, चुनाव में तमाम बड़े लीडर्स अभी व्यस्त हैं, फ्री हो जाएंगे तो भाई व्यस्त हैं, चुनाव में अभी काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पूरा फोकस किए हुए, तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अभी तो पूरे छत्तीसगढ़ में ही धर्मांतरण का मुद्दा बहुत ज़्यादा है। पहले तो बस्तर ज़्यादा रहता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के ओवरऑल बिलासपुर हो गया, दुर्ग, भिलाई, रायपुर से हम हर सोमवार और इतवार को ये खबरें देखते हैं। धर्मांतरण का आरोप तो लगाती है बीजेपी, और उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस इस तरह की प्रोसेस को सपोर्ट करती है। इसके साथ ही साथ एक आरोप आप पे ये भी लगता है कि दीपक बैज जी ने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा सा आप ये बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के नाम से सत्ता हासिल करना जानती है, धर्मांतरण के नाम से वोटों की ध्रुवीकरण करना जानती है, धर्मांतरण के नाम से रोना जानती है। ठीक, नंबर 1 कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 2 साल हो गया। ठीक, सरगुजा में उनका अलग पॉलिसी, बस्तर के ट्राइबलों में अलग पॉलिसी, बस्तर में एक दूसरे को लड़ाने का काम किए। ठीक है, उसके बाद चुनाव आया, अब 2 टिकट भी, एक तो धर्मांतरण के नाम से आप राजनीति कर लो, और फिर उनकी उसी धर्म के लोगों को टिकट भी दे दो। और आज जिस धर्मांतरण के नाम से राजनीति कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी में 2 विधायक हैं, 2 विधायक हैं। फिर क्यों? अगर आप धर्मांतरण के नाम से आपका इतना विरोध है तो आपको टिकट नहीं देना चाहिए। आज आपके पास 2 विधायक हैं 55 में, वो उस धर्म के नहीं है क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए, क्यों टिकट दिए? आप धर्मांतरण के नाम से राजनीति करते हो, उसी धर्म के लोगों को आप टिकट भी देते हो, आपका विधायक भी है, क्यों? और बस्तर में अलग पॉलिसी। ठीक है, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा नहीं होता है, या मुद्दे से भटक गया है, कोई काम नहीं है तो धर्म का राजनीति करके लड़ाते रहो। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारा धर्मांतरण का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, हम जल्द कानून लाने वाले। बोला, कब लाओगे? 2 साल हो गया, कब लाओगे? मेरी बात हुई थी केदार कश्यप जी से, वो कह रहे हैं कि कुछ समय में नेक्स्ट जो आपकी विधानसभा मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि उसमें, गृह मंत्री भी कह रहे हैं, केदार कश्यप तो छोटा मोहरा है, दोनों कह रहे हैं। हाँ, गृह मंत्री भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कब लाओगे? नेक्स्ट सेशन पे आएगा कह रहे हैं वो तो नेक्स्ट सेशन तो कई बार बोलते चले गए। तो अगर आपके पास ईमानदारी के साथ काम करना है तो आपको ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। इसको लड़ा के उसको लड़ा के, क्या आपको जनता ने सिर्फ इसलिए जनादेश दिया है कि जातिवाद, संप्रदायवाद, एक दूसरे को लड़ा लो, एक दूसरे को भ्रम फैलाओ, इसलिए सत्ता दिया है क्या? आपको छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करने के लिए सत्ता दिया है 5 साल के लिए, वो तो दिख नहीं रहा है नहीं? ठीक है, कहीं कुछ काम नहीं है, दीपक बैज के ऊपर आरोप लगा दो। इन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर, अरविंद नेताम जी ने लगाया है, केदार कश्यप ने लगा रहा है, बस्तर सांसद ने लगाया, मैंने तो उनको मानहानि का नोटिस भी दिया। अरविंद नेताम जी का चिट्ठी आया है, कोई चिट्ठी संतोषजनक तो है नहीं। केदार कश्यप जी का चिट्ठी का जवाब तो आया भी नहीं है, बस्तर सांसद का तो आया भी नहीं। हमने कहा भी प्रूफ दे दो, अभी तक तो दे नहीं पाए। आरोप लगाना बहुत आसान है। देखिए, दीपक बैज आदिवासी होने के साथ सबसे बड़ा माता को मानने वाला, देव देवताओं को मानने वाला मैं हूँ। माँ दंतेश्वरी का जो दशहरा होता है ना, बस्तर दशहरा, उसमें 5 साल अध्यक्ष के रूप में काम किया हूँ। 75 दिन खड़े होकर माँ दंतेश्वरी का मैंने सेवा किया है। 75 दिन खड़े होकर 5 साल माँ दंतेश्वरी का सेवा किया है। नंबर 1। नंबर 2, मेरे घर में खुद का परिवार हमारी घर का देवी देवता है, ठीक, उसको हम मानते हैं। जब नया त्यौहार हो गया, हरियाली त्यौहार हो गया, और किसी बीज त्यौहार हो गया, उनके आशीर्वाद बिना काम नहीं। दूसरा, मेरा गांव का मेरी देवी देवता है, मेरा घर का। दूसरा, मेरा गांव का। तीसरा, मेरा माई दंतेश्वरी आराध्य देवी है। चौथा, आदिवासियों का देव बूढ़ा देव, आदिदेव बूढ़ा देव। 4, ये 4 मेरा परमानेंट ना।
उसके बाद पांचवा मैं चाहे भगवान को राम को मान लूँ, फिर मैं भगवान विष्णु को मान लूँ, भगवान कृष्ण को मान लूँ, वो बात की बात है। ये 4 मेरा परमानेंट है, 4 परमानेंट है, जिसको दुनिया कोई ताकत नहीं अलग कर सकता मेरे से। रही बात, जितना मैं, मुझे लगता है कि हमारे मतलब पूरे आज के परिस्थिति में, समाजों में पंडित ही पूजा पाठ सबसे ज़्यादा करते हैं, भगवान को ज़्यादा मानते हैं, सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो उनसे कम, बहुत उनसे कम होगा थोड़े बहुत, लेकिन उनसे कम मैं भी पूजा पाठ नहीं करता हूँ। अच्छा। बेहतर रोज पूजा करके निकलते यस, हैं घर से? लगभग नहीं कर पाया तो माँ दंतेश्वरी का नाम लेके घर से बाहर बराबर निकलता हूँ। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी, आप चाहे केदार कश्यप बोल लो या फिर आप अरविंद नेताम बोल लो, मेरे से ज़्यादा तो पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे लोग। मतलब झूठा आरोप है आपके हिसाब से? देखिए, राजनीति करना है तो किसी को झूठा आरोप लगा लो, किसको बदनाम करना है तो झूठे आरोप लगा लो, किसको किसी के राजनीतिक रूप से उनको डेंट करना है तो इस तरह का आरोप लगा रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। हमने तो नहीं पूछा कभी अरविंद नेताम जी आप किसका पूजा करते हो, हमने तो नहीं पूछा कभी केदार कश्यप किसका पूजा करते हो, हमने तो नहीं पूछा, हमने तो नहीं पूछा। उनके घर में भी उनकी भी देवी देवताएं हैं जो वो भी पूजा करते हैं। मुझे पता है, मैं बस्तर, वो भी बस्तर का, मैं भी बस्तर का, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। ठीक। लेकिन इस तरह से झूठे आरोप लगा के राजनीतिक करना, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी सीखना चाहिए। देखिए, राजनीतिक अगर करना है, आपका प्लेटफॉर्म अलग है, मेरा प्लेटफॉर्म अलग है, आप अपनी मेहनत काबिलियत से आप वहाँ पे पहुँच के काम करिए ना। भाई मेरा तो कोई विरासत तो है नहीं राजनीति कि मेरा बाप दादा कोई सांसद रहा हो, मंत्री रहा हो, उसका विरासत पे काम कर रहा हूँ। मैं मेरी मेहनत पे यहाँ तक पहुँचा हूँ, ना कि किसी विरासत पे नहीं पहुँचा हूँ। लेकिन जो विरासत पे आया है, वो राजनीति कर रहा है ना, उसको इसका मूल्य समझ में नहीं आएगा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी जैसे आपसे हुई है। उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आप भी आदिवासी आते हैं। अब आप जो अपने आराध्य बता रहे हैं, तो दोनों में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता है उनकी बात पे और आपके? देखिए, ये तो सवाल पूरे देश में उठ रहा है, आदिवासी भी इस पे सवाल कर रहे हैं। झारखंड में देख ले, हमारी बस्तर में भी देख ले, हमारी छत्तीसगढ़ में भी देख ले, और पड़ोसी राज्य देख ले, सब जगह अभी आदिवासी भी जागरूक हो चुके हैं। देखिए, हमारा रहन सहन, पहना ओढ़ाव, बोली, भाषा, हमारी पूजा करने की पद्धति, हमारी देवी देवता बिल्कुल एकदम अलग हैं, एकदम अलग है। तो अलग धर्म कोड तो हमारे आदिवासी मांग ही रहे हैं, अलग धर्म कोड मांग रहे हैं। ठीक है, धर्म कोड देना नहीं देना ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आज भी जातिगत जनगणना हो रहा है, आज भी बोल रहे हैं कि धर्म कोड हमारा अलग होना चाहिए। ये तो आदिवासियों से तुलना, मैं समझता हूँ कि हम लोग प्रकृति पूजक हैं। जल जंगल जमीन हमारा, हम वहाँ से पैदा होकर आए, वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये तो हमारी सब चीज़ अलग है। लेकिन हाँ, आप बोलेंगे कि समय मिले भगवान राम के मंदिर भी जाते हैं, समय मिले कौशल्या माता का मंदिर भी जाते हैं, समय मिले हम शंकर भगवान के मंदिर भी जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह जाते हैं, सब जगह जाते हैं। हम अपनी देवी देवताओं को मानते हैं, प्लस अन्य समाज के देवी देवता, अन्य समाज को भी देव देवता को मानते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कर्मा जयंती भी बना लेते हैं हम लोग, बाबा गुरु घासीदास को भी मानते हैं हम, गुरु नानक भी बना लेते हैं, गुरु नानक भी बना लेते हैं हम, सभी तो मान रहे। यही तो सर्वधर्म धर्म संभाव होना चाहिए। ठीक, अच्छी बात। अच्छा, अभी बीजेपी का ने एक टारगेट लिया कि मार्च 2026 तक नक्सलियों को साफ कर देगी छत्तीसगढ़ से। आप क्योंकि बस्तर से आते हैं तो आपने बहुत दंश झेला हुआ है, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि आत्मसमर्पण भी हो रहे हैं, हथियारों के साथ हो रहे हैं, आपको क्या लगता है, ठीक हो रहा है कि क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी से समय नहीं दे रही है, वो तो 2007 में आने के बाद 2016 में ख़त्म कर देंगे, 2018 में, 2020, 2022, 2024, अब 2026 आ गया। कई बार उन्होंने डेट और ईयर एक्सटेंशन करते हुए आए हैं, फिर ये ना हो जाए कि 2028 में कर दें। देखिए, नक्सलवाद तो समाप्त होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं, बस्तर के लोग हैं, शांति आना चाहिए। लेकिन पिछले 15 साल की सरकार का दंश भी हमने झेला है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, कि नकली फर्जी एनकाउंटर, फर्जी नक्सली बनाकर जेल भेज दो आदिवासियों को, फर्जी एनकाउंटर कर दो, फर्जी सरेंडर कर दो। ये तो पिछले 15 साल में भी हमने देखा है। आपको घर से उठा के ले जाएंगे जंगल में, वहाँ आपको खड़े करके गोली मार दिया जाएगा। गोली आप सामने से मारेंगे गोली तो पीछे गोली निकल के जाएगा, मतलब सामने से छेद है, पीछे से छेद है, उसके ऊपर आपको नक्सल कपड़ा पहना देंगे। ठीक,
कपड़ा में देखोगे छेद नहीं है। हाँ, कपड़ा छेद नहीं है। मतलब ऐसा संभव है क्या नक्सलियों का कपड़ा ऐसा उतार दो, गोली मार दो, फिर कपड़ा को पहना दो? ऐसा तो संभव नहीं है। वो एनकाउंटर भी हमने देखा है, मीना कलको का एनकाउंटर हमने देखा है, सामूहिक नरसंहार देखा है, वो दंश हमने झेले हैं। कांग्रेस पार्टी झीरम घाटी में तमाम टॉप लीडर खत्म हुए हैं, वो भी हमने दंश जला है। हमसे ज़्यादा दंश किसी पार्टी ने नहीं जला है। हाँ, लेकिन हम भी शांति चाहते हैं। लेकिन सवाल सरेंडर हो रहे हैं। सरेंडर अगर ओरिजिनल नक्सली हो रहे हैं और हथियार साथ आ रहे हैं, ओरिजिनल नक्सली हैं, तो हम उसको स्वागत करते हैं, अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन कहीं फिर ऐसा तो नहीं कि सरेंडर के नाम से अपना खेल खेलो, फिर वही इवेंट करो, गांव के लोगों को उठा के सरेंडर करा दो, अपना खाना पूर्ति कर दो। ये नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पे हम सहमत नहीं हैं। लेकिन सवाल सरेंडर पे ये है, जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री वहाँ एक टॉप लीडर जाते हैं, सरेंडर भूपति वो सरेंडर करते हैं हथियार के साथ, मुख्यमंत्री खड़े होकर सरेंडर कराते। लेकिन हमारे यहाँ जस्ट उल्टा है। हमारे यहाँ अभी 210 नक्सलियों का जगदलपुर में सरेंडर कराए। मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम उड़ के जाते हैं, कुछ बस्तर के मंत्री भी वहाँ रहते हैं। सरेंडर इधर पूरी तैयारी है सरेंडर करने की, 210 नक्सलियों की। एयरपोर्ट में लोग 1.5 घंटे तक बंद कमरे में बैठे रहते हैं। क्यों नहीं आते सरेंडर स्थल? आप सरेंडर कराने गए हो, जब आप 1.5 घंटे से बैठे हो, सरेंडर इधर सरेंडर अधिकारियाँ करा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं गए सरेंडर कराने? आपको खड़े होकर हथियार आपको तो लेना चाहिए। जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हथियार ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप सरेंडर स्थल क्यों नहीं गए? सबसे बड़ा सवाल है ना, आज प्रदेश की जनता जानना। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वहां नहीं गए, 1.5 घंटे आप एयरपोर्ट में बैठे रहते हो, टाइम पास कर रहे हो, लेकिन सरेंडर कराने की जगह नहीं गए। लेकिन सरेंडर खत्म हो गया, फिर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आ गए। क्यों? क्या दाल में काला है? क्या गोपनीय समझौता हुई है नक्सलियों और आपके बीच में? क्या समझौता हुई है? प्रदेश की जनता जानना चाह रही है। क्या दाल में काला है? कुछ तो गड़बड़ियां है। आज बड़े मीडिया आज 210 नक्सलियों से क्या बात कर पा रही है? क्या नहीं कर पा रही? छोटे छोटे मीडिया पोर्टल वालों को कर रहे हैं। ये जगदलपुर के मीडिया भी कह रही है, हमसे तो मिलवाओ, बात तो कराओ, हम तो पूछना चाह रहे हैं। लेकिन कोई उनको, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसलिए हम आशंका जाहिर कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा गोपनीय समझौता हुआ है नक्सलियों और सरकार के बीच में? आज ऑपरेशन भी बंद है, कहीं जीरम 2 करने का इरादा तो नहीं? जीरम 2 करने का इरादा तो नहीं? आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। यस दीपक जी, यस, जीरम 2 कराने का इरादा तो नहीं? कहीं ना कहीं दाल में काला तो है। ये प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मुंह नहीं खोल रहे हैं, गृह मंत्री, मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगा, कौन नक्सलियों के साथ वीडियो कॉल में बात होता है? किनका होता है? प्रदेश के कौन मंत्री हैं नक्सलियों के साथ वीडियो कॉल में बात करते हैं? ये बड़ा सवाल है। अब आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, मैं मतलब बीजेपी के नेताओं को ये बोलने का बहाना मिल जाता है फिर कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं इनकी सिंपैथी होती है नक्सलियों के साथ या इनकी साठगांठ होती है। फिर ऐसा मामला अब जैसे ही ये बयान आपका बाहर जाएगा ना, नेक्स्ट बयान उनकी तरफ से यही आएगा कि देखिए हम तो कहते हैं कि वो सिंपैथाइजर्स हैं नक्सलियों के। देखिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा दंश कांग्रेस ने झेला है जी। और कांग्रेस के नेता शहीद हुए हैं, कांग्रेस के नेता मारे गए, भारतीय जनता पार्टी के मारे नहीं गए। ठीक है, उनके भी कुछ नेता मारे गए, लेकिन उससे ज़्यादा हमको नुकसान हुआ है। चलो और ये तो हमको मान लो राजनीति ना। करना है, हमको राजनीति करना है, वहाँ रहना है। लेकिन हम भी चाहते हैं बस्तर में विकास होना चाहिए, बस्तर में शांति आना चाहिए, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, हम भी चाहते हैं जी। लेकिन क्या निर्दोष आदिवासियों को लाइन से खड़े करके गोली मार दोगे और बोल दोगे कि नहीं नक्सलवाद खत्म हो रहा है? इसमें सहमत हैं क्या आप? नहीं, इसमें तो कांग्रेस पे भी आरोप लगता रहा है। कांग्रेस की सरकार रही तब भी वहां पर ये आरोप लग रहा था कि फेक बीजेपी लगा रही थी उस समय भी। भाई बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा बता, आरोप तो लगा सकते हैं ना। आरोप लगाना आप भी लगा रहे हैं, वो भी लगाते हैं। देखिए, मैं आरोप नहीं, तथ्य के साथ कह रहा हूँ, तथ्य के साथ। बताइए, थोड़ा सा तथ्य बताइए। यस, अभी एक आप बीजापुर में एक रसोइया को आपने मार डाला, घर से उठा के ले गए, घर से नहीं, वो रसोइया भैंस धुलाने के लिए तालाब गया रहा, तालाब से उसको उठा के ले 2 दिन तक आप जंगल में घुमाते हैं, उसको गोली मार देते हैं, बोलते हैं नक्सली है। कैसे नक्सली होगा? वो रसोइया है। आपकी सरकार का बकायदा हर महीने मानदेय जमा हो रहा है उसके खाते में, जमा हो रहा है मानदेय उसके खाते में। नक्सली कैसा हुआ? क्या नक्सली को सरकार ने नौकरी दी है क्या? इसको जांच कौन करेगा? जांच करने कोई तैयार नहीं। उनके परिवार वाले सामने आए, क्यों नहीं है? 7 बच्चे हैं, परिवार वाले सामने आए, मीडिया परिवार वाले सामने आए, मीडिया के सामने आए, हम लोग भी गए, जांच कमेटी बनाए, जांच करो, तैयार नहीं है। नारायणपुर क्षेत्र, ये कांकेर क्षेत्र में नक्सली समझ के जंगल में 3-4 लोगों को मार दिए। उनका जॉब कार्ड है, आधार कार्ड है, सब है, वो नक्सली कैसे हो सकते हैं?
मनरेगा कार्ड है, सब चीज़ें, नक्सली कैसे हो सकते हैं? हमारा इन चीज़ों से सरकार को बचना चाहिए, हमारा ये कहना है। ठीक। इन चीज़ों से बचनी चाहिए। बट आत्मसमर्पण को तो आप अच्छा मान रहे हैं ना? अभी भी मैं कह रहा हूँ, हाँ। अगर ओरिजिनल नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है। हथियारों के साथ तो कर रहे हैं, दिख बिल्कुल हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। एक बार नहीं 10 बार मैं बोलूँगा, लेकिन फर्जी तरीके से करेंगे उसमें हम सहमत नहीं है। ठीक है, आपने बड़ा आरोप तो खैर लगा ही दिया। अच्छा, मैं एक अगला सवाल से मेरा जो है उस पे मैं ये चाहता हूँ कि आप ना डॉज नहीं करेंगे और डिप्लोमेटिक आंसर नहीं करेंगे। तो सवाल पूछने से पहले मेरे को आपको वादा करना है। आप वादा करिए कि आप डॉज नहीं करेंगे। कोशिश करें ईमानदारी से। कोशिश नहीं सर, ये नेता वाले आप जवाब मत दीजिए ना, कुछ तो पर्सनल बात रखिए कि हाँ मैं डॉज नहीं करूँगा। आप पूछिए, बोलिए। नहीं देखिए, अब मुझे फंसाने वाला बात होगा तो गड़बड़ है। नहीं, फंसाने वाली बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ सर आप बहुत ऊंचे पद पर जाएं। मुझे फंसाने वाला, कहीं लड़ाने वाला गा तो गड़बड़ है। आपके संबंध सबसे ज्यादा अच्छे किससे हैं? भूपेश बघेल जी से हैं कि टीएस सिद्धू से? अब ये इसको आप इसमें आप आंसर बिल्कुल सही करेंगे ना? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, अच्छे किससे संबंध है सर? अब जैसे मैं पूछूं जो कैमरे के पीछे प्रियांशु सावंत है, मेरे संबंध किससे अच्छे? मैं बता सकता हूं। मेरा संबंध किससे अच्छा नहीं? अरे मैं कैसे बताऊंगा सर आपके संबंध? वो तो आप ही बताइए। देखिए, भूपेश बघेल जी एक्स सीएम है, सीनियर नेता है, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहे, एक्स सीएम भी है, सीनियर नेता है। ठीक, बाबा साहब सीधे सरल, वो भी डिप्टी सीएम एलओपी रहे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। महंत जी विधानसभा अध्यक्ष, ठीक, उसके बाद आप एलओपी। और 3-4 नेता जोड़ लीजिए। हाँ, फिर उसके बाद मेरे को आंसर हाँ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एलओपी सीधे सरल, हाँ। ठीक है। तो ताम्रध्वज साहू जी सीनियर नेता हैं, सीधे सरल। मतलब देखिए, मैं पार्टी का मुखिया हूँ, मुझे पार्टी चलाना है, मुझे पार्टी को मजबूत करना है, तो सबको साथ में लेकर समन्वय बनाकर कलेक्टिव लीडरशिप से हमको पार्टी को मजबूत कर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। अब आपका कहना का अर्थ तो नहीं, मैं अर्थ कहाँ सर, मैंने तो छोटा सा पर्सनल सवाल पूछा है कि आपके संबंध किससे अच्छे हैं। मैं सबसे बढ़िया है, मैं मतलब ये बोल दूं कि आपके दीपक बैज जी के संबंध सबसे बढ़िया है। तो एक बात बताइए, जब आपके संबंध सबसे बढ़िया है तो बिहार में जो चुनाव हो रहा है वहाँ पे स्टार प्रचारक की सूची में आपका नाम क्यों नहीं है? भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव गए लेकिन आप नहीं है, ऐसा क्यों? और कहा जाता है कि देवेंद्र यादव भूपेश बघेल जी के ज़्यादा करीबी हैं, तो फिर मेरे मन में तो सवाल ऐसा आता है ना। नहीं, बहुत अच्छा है, सवाल ही नहीं, एक ही जिले के हैं, हाँ, तो होना भी चाहिए। आपको भी तो जाना चाहिए। देखिए, देवेंद्र यादव जी एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं और बिहार के इंचार्ज है, प्रभारी, मतलब सेक्रेटरी इंचार्ज, तो स्वाभाविक उनका जवाबदारी ज़्यादा है। और एक्स सीएम होने के नाते और उसके बाद आप जनरल सेक्रेटरी होने के नाते सवाल ही नहीं है, भूपेश बघेल जी का ड्यूटी लगा है ऑब्जर्वर के नाते, तो हमारे लिए तो अच्छा है कि प्रदेश से 2 नेताओं का ड्यूटी वहाँ पे लगा है, एक इंचार्ज के रूप में और दूसरा स्टार प्रचारक के रूप में, ठीक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई तो एक नाम बता दीजिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश से स्टार प्रचारक की सूची में लगा है, एक नाम भी मुझे बता दीजिए। मुख्यमंत्री का नाम तो है नहीं, डिप्टी सीएम का नाम है ही नहीं, ठीक है, वहाँ खाना पूर्ति करते जा रहे हैं, अटेंडेंस दिलाने जा रहे हैं क्योंकि प्रभारी बिहार के, वो तो अलग मैटर है। लेकिन कांग्रेस में 2 लोग तो काम कर रहे हैं ना बिहार में, जो एआईसीसी की लिस्ट में। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी का कौन सा लिस्ट में नाम है जो स्टार प्रचारकों में छत्तीसगढ़ के जो वहाँ जाके काम कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए। अब मुख्यमंत्री पूरा अटैची लेके गए थे, 2-2 अटैची लेके, कि हम बिहार में जाकर काम करें। जब लिस्ट आया तो अटैची लेके वापस आ गए। लेकिन आपको बुरा तो लगा होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा, हमें तो लगा सर। खैर चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। हमें तो गर्व है कि हमारे 2 नेता वहाँ जाके काम कर रहे हैं। ठीक बात। अच्छा, आप सरकार से कह भी रहे थे कि भाई 1 नवंबर में हम धान खरीदी कर लेते हैं, फिर उन्होंने 15 नवंबर को कर लिया, और आप रेट को लेकर भी उनसे लड़ाई कर रहे थे, 3100 से बढ़ाकर 3286 कर ले। अभी दोनों मामले में सरकार आपकी सुन नहीं रही है, तो ये कैसा लग रहा है? देखिए, सुनेगी भी नहीं, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत इतना नहीं है कि जनता के लिए बेहतर काम कर सके। देखिए, आपने वादा करके आया था 21 कुंटल धान खरीदेंगे, 3100 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, ठीक है। आप 21 कुंटल पिछले समय कितना खरीदी कर रहे थे? आप 10 कुंटल, 11 कुंटल, 12 कुंटल, 13 कुंटल किसानों का प्रति एकड़ खरीद रहे थे। लेकिन कांग्रेस के दबाव के वजह से हम सोसाइटी से धान खरीदी केंद्र अभियान चलाए और कहीं ना कहीं डर के वजह से 20 साढ़े 20 कुंटल आपको खरीदना पड़ा। 3100 रुपये देंगे आप, और भी पंचायत, हर पंचायत में काउंटर बना के नगद पेमेंट करेंगे। प्रदेश के किसी एक भी पंचायत भवन दिखा दीजिए मुझे वहाँ धान खरीदी केंद्र का वो काउंटर खुला है पैसा देने का, नहीं खुला है, ठीक। आप 3100 ही क्यों? केंद्र सरकार ने तो 117 रुपये बढ़ा दिया, फिर 69 रुपये बढ़ाया, कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने इन 2 साल के अंदर में 186 रुपये बढ़ाया। तो 3100 प्लस 186 रुपये, मतलब 3286 रुपये क्यों नहीं देना चाहिए किसानों को, बता दीजिए।
देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, मेरा इसमें अलग सवाल तो आपसे अलग है। देना मेरा ये चाहिए, कि क्यों नहीं दे रही? जबकि यही 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 मांग किसान संगठन भी कर रहे हैं, यही मांग भारतीय जनता पार्टी के किसान संगठन भी यही मांग कर रही है। धान नवंबर 15 तारीख से क्यों, ये अभी 1 तारीख से करनी चाहिए। दूसरी चीज, आप एग्री स्टेक पोर्टल से पंजीयन करा रहे हैं, 5 लाख से अधिक पंजीयन नहीं करा पाए, पंजीयन सरलीकरण करने के लिए धान खरीदी केंद्र या सोसाइटी में पंजीयन कराना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद आप 3286 रुपये नहीं दे रहे हैं। 3286 रुपये पे जो आप इतना दबाव डाल रहे हो, आपको नहीं लगता ये 3286 आप लोग अपनी सरकार रहते समय दे देते तो आपकी सरकार बच जाती? तो गजब है। हम लोगों ने वादा करके आए थे कम कर्जा माफी किसानों का करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफी की घोषणा हमारी सरकार ने की और पहला साल कर्जा माफी की, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, हम 2500 रुपये में धान खरीदेंगे, 2500 रुपये में पहला साल ही धान खरीदी की। ठीक, लेकिन दूसरी साल केंद्र सरकार ने रोक दिया कि समर्थन मूल्य 2500 आप नहीं दे सकते। फिर उसके बाद फिर दूसरा रास्ता हम निकाले, हमारी सरकार निकाली कि वो जो 2500 के बीच में जो गैप है, अंतर 6 साढ़े 600, उसको हम राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से देंगे। और जो सरकार का केंद्र सरकार वो भी दिए 4 साल, और जो केंद्र सरकार का बढ़ा हुआ रेट आए 26 से 2700, 2500 का वादा किए थे देने का, 2700 से 2800 रुपये लास्ट ईयर तक हमारी सरकार ने दी है। तो फिर ये क्यों नहीं दे सकती? लेकिन मेरा सवाल अलग है। ये तो इन्होंने तो ज़्यादा बोली लगाई ना, आपने 2700 2800 की बात की, इन्होंने 3100 दे दिया। अब जब 3286 रुपये, अभी जो चुनाव आएगा, आप ये 3286 से हो सकता है कुछ और रुपए बढ़ा के आप वादा कर दें। बात देखेंगे। नहीं, मेरा वही सवाल है, ये अगर ज्ञान चक्षु उस समय खुल गए होते तो आपकी सरकार बच जाती ना। देखिए, अब किसी की सत्ता हासिल करने के लिए मोदी गारंटी नाम से 1 लाख नौकरी दे देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे देंगे। ठीक है, अब झूठ बोल के आ जाओगे, हाथ तो गए सरकार में, आपको तो मिल रहा होगा 500 रुपये में गैस? नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है, हमें भी नहीं मिल रहा है, प्रदेश की जनता को भी नहीं मिल रहा है। ठीक, 1 लाख नौकरी तो मिलता हुआ देख रहे होगे आप। नहीं, मैं तो अभी यहीं कर रहा हूँ, मुझे तो अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, नहीं देख तो रहे होगे, प्रदेश में नौकरी मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा है। हाँ। ये 2000 लोग नौकरी नहीं दे पाई अभी तक 2 साल में। ठीक है, उसके बाद 2 साल में ना एक भी नया स्कूल नहीं खोल पाई है ये सरकार, एक नया स्कूल नहीं खोल पाई है। हाँ, 10,463 स्कूल इन्होंने बंद कर दिया। ठीक, हाँ, लेकिन नए 67 नए शराब की दुकान इन्होंने खोल दिया है। यह है सरकार की पॉलिसी। अब शराब पे आप उन पे अटैक करेंगे तो वो भी यही बोलेंगे ना, शराबबंदी आप लोगों ने भी थोड़ी करी थी, अब ये तो राजस्व बढ़ाने के लिए खोल रहे हैं, इनका तो यही कहना है। और स्कूल का जो मामला गृह मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम स्कूल में युक्तिकरण किया गया, इसकी वजह से समावित किया गया, इसलिए बंद हुआ। नो, देखिए, आपके पास 58,000 से 60,000 पोस्ट खाली है, तो आपको सीधा भर्ती कर देना चाहिए। स्कूल बंद करने की क्या जरूरत है? स्कूल इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि हम शिक्षक टीचर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए स्कूल को बंद कर रहे हैं। उससे अच्छा 58,000 भर्ती कर दो ना, स्कूल बंद करने की जरूरत ही नहीं। एक तो नया स्कूल खोल नहीं रहे, स्कूल को बंद कर रहे, ये तो पॉलिसी नहीं हो सकती आप। फिर शिक्षक भर्ती पे अभी शायद 5,000 भर्तियां निकाली हैं राज्य। 5,000 क्या होता है? वो तो बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री थे तो 35,000 घोषणा किए थे। ओपी चौधरी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो पिछले वित्तीय वर्ष में 20,000 नौकरी का उन्होंने उसमें बजट भी रखा, वो भी 20,000 भी नहीं हुआ। अब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं 5,000 में क्या होगा? आपने 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, तो अगर 5 साल आपके पास काम करने का अवसर है, 5 साल में आप डिवाइड कर दो आप 1 लाख को, पर ईयर आपको 20-20 हज़ार लोग को नौकरी देना चाहिए। दूसरी साल पूरा हो गया है आज, तो आपको 40,000 लोग को नौकरी मिलना चाहिए। अभी तक कितने लोग को नौकरी मिला है? नहीं मिला है, 40 लोगों को नौकरी मिला है। फिर आप इस तरह से सत्ता हासिल कर लोगे तो ये तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। मुख्यमंत्री से पूछ लो, बिजली का बिल बढ़ गया तो मोदी गारंटी है बोल के चल देंगे, वो तो आपसे बात ही नहीं करेंगे। स्कूल क्यों बंद हो गया, आपसे बात ही नहीं करेंगे, वो तो बात ही नहीं करेंगे आपसे। आप बात करेंगे तो बता दीजिए। मैंने तो कहा भाई मैंने 2 बार चुनौती दिया मुख्यमंत्री को, आप साइड में बैठ जाइए, मैं साइड बैठ जाऊँ, दिन चौक डेट चौक समय आप तय कर लीजिए। दीपक भाई आपसे बहस करने को तैयार है प्रदेश के मुद्दों के लिए। मुख्यमंत्री मैंने 3 से 4 बार चुनौतियां दी, नहीं आए। आप बिजली बिल का ले रहे हैं, बिजली बिल तो 2 से 4 गुना लोगों का बढ़ा हुआ है, ऐसे कंप्लेंट तो हमारे पास भी आ रही है, हमने बिल भी देखे हैं, बात सही है। लेकिन इसमें लोग खफा आपसे भी हैं। आप विपक्ष के खुद नेता हैं, तो आप लोग सड़कों पर इस चीज़ों को वैसे क्यों नहीं उठा रहे? अगर आपकी जगह बीजेपी होती तो अभी तक आपको इतनी बुरी तरीके से घेरी होती कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें निर्णय लेना पड़ता। कांग्रेस इसमें ढीली क्यों दिखाई दे रही है जब आपको पता इतना बड़ा मुद्दा है ही? तो
आपको कहाँ कांग्रेस लड़ती हुई नहीं दिख रही, मुझे बता दीजिए। मैं जो जो हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे, कमेंट दिखते हैं, लोगों से बात करते हैं, कुछ सरकार पे दबाव ही नहीं है। देखिए, ये सरकार तो गूंगी बहरी सरकार है, गूंगी बहरी अंधी तीनों चीज़ है इस सरकार में शामिल ना, ठीक है। ये कुछ नहीं हो सकता इससे। देखिए, बिजली बिल जब बढ़ोतरी हुई, पहले कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक स्तर के जितने बिजली दफ्तर है, ऑफिस है, उनका घेराव हुआ, जिला ऑफिस का घेराव हुआ, ठीक, प्रदेश स्तर में पुतला जलाए, सब चीज़ की। अब अभी कलेक्टेड घेराव शुरू, पिछले महीने ही कांकेर में कलेक्टेड घेराव किए हैं हम लोगों ने, पिछले महीने 14 तारीख को कलेक्टेड घेराव के। तो हर महीने एक दो तीन तीन कलेक्टेड घेराव करेंगे। देखिए, अगर लड़ाई लड़ना ही है मुद्दे को, तो फिर बंदूक लेके क्या मुख्यमंत्री को हम लोग मारने चले जाएं क्या? बंदूक टिका के बोले कि हम लोग कि आप बिजली का रेट कम कर दो? सरकार तो वो चला रहे हैं, लड़ तो हम लोग रहे हैं। देखिए, बिजली अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेस कम कर दिया कोयले पे, कोयला तो और सस्ता हो गया भाई। हम लोग बिजली यही उत्पादन कर रहे हैं, बिजली यही पैदा कर रहे हैं, कोयला हमारा, पानी हमारा, सब चीज़ हमारा। जब कांग्रेस की सरकार 400 यूनिट तक बिजली बिल आप ही दे सकती है, तो आप क्यों नहीं दे सकते? देखिए, बिजली के बिल आप बढ़ाना, बिजली का रेट आप बढ़ा दिए, बिजली बिल आप योजना आपने बंद कर दिया, ठीक है, और उसका स्मार्ट मीटर लगा दिया। ये तीनों मिलकर प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रही है। आप 1,000 रुपये महतारी वंदन के नाम से किसी घर में दे दो और उस घर से 3,000 रुपये बिजली बिल से वापस ले लो। यही तो चल रहा है। महतारी वंदन को कवर करना है, महतारी वंदन से पैसा नहीं है देने के पास, तो बिजली बिल बढ़ा दो, एक हाथ से दे दो, दूसरे हाथ से लूट लो। यही तो काम चल रहा है। कांग्रेस इसको किस तरीके से भुनाएगी? प्लानिंग क्या है आप लोगों के आगे? क्योंकि देखिए, बिजली बिल एक बड़ा मुद्दा है ना। प्लानिंग देखिए, बिजली बिल बड़ा मुद्दा है और बिजली बिल हर घर में, चाहे गरीब हो अमीर हो, बिजली की आवश्यकता है, उसी घर में बिजली बिल आती है। आपके घर में भी बड़ा हुआ बिजली बिल आया होगा, आया होगा, आया ना? हाँ, हमारी घर में भी आया है, ठीक, वही आम जनता गरीब के घर में भी आया है। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। इस मुद्दे को लेकर हमारा आगामी 3 साल तक लड़ाई रहेगा। ठीक, मतलब हमें 3 साल जनता को वेट करना पड़ेगा। अब तो सरकार उनकी है, सरकार उनकी है, लड़ना तो पड़ेगा। अब जनता स्वपुर्त आकर कलेक्टेड घेराव कर रहे हैं, जनता स्वपुर्त आकर बिजली ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, मतलब जनता में कितना आक्रोश होगा आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी बीच में एक मुद्दा और आया 1-2 हफ्ते पहले कि एक वक्फ बोर्ड नाम की यहाँ पे एक संस्था है, इन्होंने पुरानी बस्ती में 4-5 घरों को एक नोटिस दिया जो जहाँ पे 100-150 साल से रह रहे थे, कि वो अपनी ज़मीन के बारे में बताए कि वो जहाँ पे रह रहे हैं वो उनकी है कि वक्फ की, इस तरीके से। इस मामले में कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्योंकि इसको लेकर काफ़ी हल्ला हुआ है। देखिए, वक्फ बोर्ड पूरी तरह से विवादित है और जो वक्फ बोर्ड में बैठा है, छत्तीसगढ़ का कि नेशनल का? मतलब आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की बात, आपने छत्तीसगढ़ का प्रश्न पूछा, हाँ, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ कि जो जिस जमीन में 100 साल से निवास कर रहे हैं, आप उनको नोटिस दे रहे हैं, ये तो गलत है, पहला चीज। दूसरा, जिस नोटिस को आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं, नेता ही विरोध कर रहे हैं, फिर उस नोटिस का क्या मतलब है? मतलब जानबूझकर आप विवाद पैदा करने का काम कर रहे हैं, ये तो बकवास है। वक्फ बोर्ड के नेता भी बीजेपी के ही नेता हैं। हाँ, उनके नेता है भाई, बीजेपी ने उनका बना। देख, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि इस तरह का नोटिस गलत है। जो 100 साल से रह रहे हैं उस जगह में, उसको बेदखल करना गलत है। ठीक है, आपके लिए छत्तीसगढ़ियावाद का क्या डेफिनेशन है? मतलब आप क्या समझते हैं इसको? मेरे को थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। देखिए, छत्तीसगढ़ियावाद का मतलब है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, बोली, भाषा, यहाँ के कल्चरल, यहाँ के तीज त्योहारों को बराबर बना के रखना है। साथ ही छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं किसी अन्य लोगों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति, बोली, भाषा को, तीज त्योहारों को सब लोग को मनाना चाहिए। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक, लेकिन आपने अमित बघेल का नाम सुना है? इन्होंने अभी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को खंडित किया किसी विक्षिप्त व्यक्ति ने, तो इन्होंने अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के जो आराध्य हैं उनको लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां करी, जिसको लेकर ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, अब बात मैं देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश और उसके दूर आगे तक भी ये बात पहुंच चुकी है। इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या वो इस तरह के वाक्यों को समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं रायपुर राजधानी में
छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो मूर्ति लगा हुआ है, राजधानी में मूर्ति को तोड़ा जाता है, राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है, शासन प्रशासन कहाँ है, सबसे पहला सवाल। और 1 नवंबर को हाई अलर्ट घोषित है पूरे प्रदेश। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 1 सप्ताह से पूरी तैयारियां चल रही हैं। 1 नवंबर से 2-3 दिन पहले मूर्ति तोड़ा जाता है, तो शासन प्रशासन कहाँ है? पहली चीज कानून व्यवस्था पे सवाल तो उठती है। ठीक, उसके बाद ठीक है, किसी राजनीतिक दल को अपना उनको एक स्टैंड मान रहे हो, ठीक है, अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना है, किसी समाज को गाली दे दो, किसी समाज के धर्मगुरुओं को आस्था पे चोट पहुंचाओ और अपशब्दों का प्रयोग करो, ये तो गलत है। छत्तीसगढ़ में ऐसा संस्कृति नहीं है, ऐसा संस्कृति नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ में सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लोग निवास रहते हैं और छत्तीसगढ़ मूलतः ये एक शांति का टापू है। यहाँ के शांति, यहाँ के माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। इस तरह की बयानें माहौल को खराब करने वाली। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अभी रायगढ़ का है, उन्होंने भी बाबा गुरु घासीदास को अपशब्दों का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पूरे प्रदेश और देश की जनता ने देखा है। क्या उचित है? क्या मतलब एक सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक खास वहाँ के मंत्री का समर्थक, ये उचित है क्या? बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस तरह के बयानों के लिए, इस तरह के अपमान के लिए, इस तरह के भाषाओं को प्रयोग के लिए छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं है। ये इसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ के जो हैं इनको संयम बरतना चाहिए, सोच समझ के बयान दें। बिल्कुल, किसी भी राजनीतिक दल हो, किसी भी व्यक्ति हो, इस तरह के महापुरुषों का और धर्मगुरुओं का उनकी आस्थाओं पर अगर आप पालन नहीं कर सकते, नहीं मान सकते, तो उनको उनकी आस्थाओं पे ठेस पहुंचाने का भी अधिकार आपको नहीं है। पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ में 2 बड़े इवेंट शुरू हुए। शुरू क्या हुए, मैं तो कहूँगा एक दुर्भाग्य इवेंट भी है उसमें। एक तो ये रहा कि बिलासपुर में रेल हादसा हो गया जिसमें 11-12 लोगों की जो है मृत्यु हो गई हादसे में, और एक छत्तीसगढ़ में एसआईआर हुआ है। इन दोनों मामलों में आप कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस इसको किस तरीके से भुनाने की देख रही है? देखिए, बिलासपुर में तो रेल हादसा परसों हुई है। मैं कल जाके बिलासपुर गया था। कल 3 अस्पतालों में भर्ती हैं, घायलों से मिला, चर्चा भी हुई और 11 लोगों की मौत भी हुई। ये हादसा बहुत ही दर्दनाक हादसा है और कहीं न कहीं आप एक पटरी पर मालगाड़ी को परिचालन का आप अनुमति देते हैं, मालगाड़ी सामने खड़ी हो जाती है, आपको ये भी पता नहीं है मालगाड़ी रुकी हुई है, फिर उसी पटरी पे दूसरे आप यात्री ट्रेनों को परिचालन करने का आप अनुमति देते हैं। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अब आप तो बोल रहे हैं कि नहीं सुरक्षा कवच नई टेक्निक आई है रेलवे के लिए। कहाँ है सुरक्षा कवच? हम छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार को, रेलवे को सबसे ज़्यादा राजस्व देते हैं। हम आयरन ओर, बिलासपुर जोन, सरगुजा जोन और एक कोल माइन से, और आयरन और हम बस्तर से सबसे ज़्यादा हम पैसा देते केंद्र सरकार और रेलवे को। फिर हमारे यहाँ सुरक्षा कवच क्यों नहीं? सिग्नल सिस्टम कहाँ है? वो सिस्टम कहाँ है जहाँ पूरी तरह से, मतलब कुल मिलाकर ये सिस्टम की फेलियर है, विभाग की फेलियर है, उनकी नाकामियों की वजह से ये दुर्घटनाएं हुई है, जहाँ 11 लोग का मौत का जिम्मेदार ये डबल इंजन की सरकार है। रेलवे ने तो पूरा ठेकरा ड्राइवर पे फोड़ दिया, लोको पायलट पे। अभी तो बचने का तरीका है, बचने का तरीका है। तो क्या, किस ट्रैक पे जाना है और कब जाना है, भाई ये तो सिस्टम, उनके सिग्नल सिस्टम तय करता है ना, रेलवे तय करती है ना, विभाग तय करता है ना, उनके प्रशासन तय करती है ना। ड्राइवर तो चलाने का काम का, आप ड्राइवर को आरोप लगा दोगे, उनका पायलट को आरोप लगा दोगे, बच जाओगे, ये संभव नहीं है। 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं रेलवे है और दोनों डबल इंजन की सरकारें हैं। अगर सिस्टम खराब नहीं होता तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। उस बच्चे का क्या दोष जिनका माता पिता, उसकी नानी चली गई, घर में कोई नहीं है, उसकी बुआ और उसकी दादी बची हुई है, 2 साल का बच्चा। मैं मिला उस बच्चा से, सो रहा था। मैंने पूछा कि जगने से माँ पिताजी याद करता है कि नहीं? सिस्टर और उनके एक रिलेटिव थी, उन्होंने कहा कि जैसे आँख खोलता है तो सिर्फ रोने का, बहुत मतलब चिल्ला चिल्ला के रोता है मम्मी और पापा के नाम से। तो उसको देख रेख कौन करेगा? उसका क्या दोष था कि सिस्टम का भेंट चढ़ गया, वो तो अनाथ हो गया जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए। उसको पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सरकार से मांग क्यों नहीं रखते हैं? मांग रहे, आज भी मैंने बैठक में कहा, मांग रहे। उस बच्चे का लालन पोषण और उनकी जिम्मेदारी सरकार और रेलवे को उठाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एसआईआर पे आपने कहा, देखिए एसआईआर पे यह है कि
छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एसआईआर के लिए समय बढ़ाना चाहिए। आपने 1 महीने का वक्त दिया, नवंबर में, वो भी नवंबर से शुरू हो रहा है, 3 नवंबर से। देखिए अभी हमारे पास धान कटाई का समय है, पूरे किसान परिवार धान कटाई के बाद फिर वो जाएंगे आपको सोसाइटी में धान बेचने, वहाँ लाइन लगाएंगे। तो आप और इतने सारे आप डॉक्यूमेंट्स आपको एक महीने के अंदर देना है, कैसे संभव है? आपको पहचान पत्र देना है, जात निवास देना है, या आपको वहाँ आधार कार्ड देना है, या वोटर आईडी देना है, या फिर जन्म प्रमाण पत्र देना है। कहाँ संभव है इतना? जिनके पास है कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास नहीं है, आप अबुझमाड़ जैसा जगह, ओरछा जैसा जगह में जहाँ आज तक राजस्व सर्वे नहीं हो पाया है, उस जगह कैसे आप पहचान कर पाएंगे, बताइए आप? ठीक, इसलिए छत्तीसगढ़ में 3 साल चुनाव बाकी है अभी, 2-3 महीना, 4 महीने, साल भर चुनाव नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ को कम से कम 2 से 3 महीने का समय बढ़ाना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जो गलत मतदाता है उसको काट के बाहर करो, हटा लो, लेकिन जो मतदाता सही है उसको भी हटा दो, ये नहीं होना चाहिए। विशेष राजनीतिक दल के मतदाताओं को बाहर कर दो, ये नहीं होना चाहिए। पारदर्शी, ईमानदारी के साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए एसआईआर, ये मेन हमारा पॉइंट है। और रही बात, अभी बीएलओ का ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है, बीएलओ अभी तक घर भी नहीं पहुंचे, फॉर्म पहुंचा नहीं है, 1 महीने का समय है, 3 तारीख शुरू हो चुका है और आज 6 तारीख हो चुका है, कैसे पूरा होगा? इसलिए चुनाव आयोग को तो हमारा मतलब साफ कहना है कि आप 2 से 3 महीना बढ़ा दीजिए छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि हमारे पास चुनाव भी लंबा है और एक्चुअल मतदाता आना चाहिए, फर्जी वोटर है काटना चाहिए। आज ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का बयान भी आया है कि ऐसा ढूंढेंगे तो शहर में 1 लाख वोट फर्जी निकलेंगे, तो मतलब आप उन वोटों से आप चुनाव जीत के आए हो, आपने भी मुहर लगा दिया जो कांग्रेस कह रही है। चुनाव आयोग को आप ऑफिशियल रिक्वेस्ट करेंगे कि 2-3 महीना बढ़ाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ों का आज मीडिया बाइट में हमने कहा है, ऑफिशियल रिक्वेस्ट भी करेंगे। आज हम लोग इसको पार्टी भी गंभीरता से ली है एसआईआर को। आज ही संभवतः हम लोगों ने प्रदेश स्तर में और लोकसभा और बाकी स्तरों में हम लोग अभी कमेटियां बना रहे हैं, वो कमेटियां जाकर काम करेगी और मतदाता तक हम लोग बराबर पहुंचेंगे। बिहार में राहुल गांधी ने इसके बिहार चुनाव के पहले वोट चोरी का मुद्दा खूब उठाया। कल भी हरियाणा वाला उन्होंने हाइड्रोजन फाइल करके जो है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। क्या लगता है बिहार में ये कोई फैक्टर बनेगा? देखिए, बिहार में तो इतनी सच्चाई कि एक बच्चे को भी पूछो वोट चोर कौन है, वो आपको बता देंगे, वोट चोरी किसने की है वो आपको बता देंगे। परिणाम क्या आएगा वो बात की बात है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के गठबंधन से कहीं ना कहीं सरकार चोरी की बन रही है। कल हरियाणा में, पहले कर्नाटक का हुआ, ठीक है, बिहार का हुआ, फिर उसके बाद देखिए चुनाव आप उसका भी, महाराष्ट्र का भी गजब। मतलब 6 महीने के अंदर में 75 लाख वोटर कैसे बढ़ेंगे आप बता दीजिए, कैसे बढ़ेंगे? संभव है? हमने भी तो चुनाव लड़ा है। 5 साल में 10 से 12 हज़ार, ज़्यादा 15,000 मतदाता बढ़ते हैं आपके ऑल ओवर विधानसभा में, एक विधानसभा में। कोई चमत्कारी नहीं है 6 महीने में आप कि 75 लाख वोट जाए। महाराष्ट्र में भी हुआ 75 लाख से 1 करोड़ वोट बढ़े, और उन वोट जहां बढ़े, एक विधानसभा में 25-25 हज़ार वोट बढ़े हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी 118 सीट जीत के आई है उन विधानसभाओं में। ये कैसे संभव है? हरियाणा में ब्राजील की मॉडल, उसका 22 जगह फोटो, 22 जगह वोट डालती है, 22 जगह फोटो, 22 जगह अलग अलग नाम, कैसे संभव है? मतलब आप एक तरफ गुजरात मॉडल और इधर हरियाणा में ब्राजील मॉडल, ये कैसे संभव है? मतलब कहीं ना कहीं 25 लाख फेक वोटर आपने जोड़ा है हरियाणा में, और 25 लाख फेक वोटर से सरकार बनी है, चुनी हुई है, चोरी की हुई सरकार है। और कितने मार्जिन से हारी है पूरा हरियाणा कांग्रेस? 22-23 हज़ार मार्जिन से आई है। लेकिन ये बहुत कन्वीनियंट नहीं है दीपक जी। अगर किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार बन जाए तब उस समय ना तो ईवीएम पे सवाल उठाया जाता है, ना तो मतदाता सूची पे, उस समय कांग्रेस सेलिब्रेट करती है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की कांग्रेस की सरकार बनेगी तब भी सवाल उठेगी, ये सवाल उठेगी। अब उठेगा? बिल्कुल उठेगा, पहले भी उठा है, आज भी उठेगा। देखिए ये तरीका है। अब 3-4 राज्यों का चुनाव हो रहा है, ठीक, एक राज्य छोड़ दो कांग्रेस के लिए, 3 में खेल कर दो, सिंपल सा बात है। फिर आप पूछोगे भाई कि सवाल उठाओगे तो बोलेंगे अरे एक राज्य तो कांग्रेस ने जीत लिया है, सिंपल सा बात। उस कुर्सी में आप भी बैठोगे ना, 4 राज्य का चुनाव हो रहा है, आप बोलते एक राज्य छोड़ दो। नहीं, अगर मैं उस कुर्सी पे हूँ और मुझे आप तानाशाह कह रहे हो तो मैं तो चाहूँगा कि मैं सारे के सारे राज्य में बैठूँ और मैं संविधान बदल दूँ। मैं क्यों आपको एक भी राज्य में बैठने दूंगा? नहीं, वो एक पॉलिसी है। देखिए ये बहुत चतुराई से काम कर रहे हैं, और ये तो सच्चाई है, गड़बड़ियाँ तो है। राजा की जान तोते में तो है, ये सच्चाई है। और तोता क्या है? इलेक्शन कमीशन। आप तोता समझ लो, आप देश की जनता समझ रही है तोता कौन है।
मैंने तो कहा तोता, राजा की जान तोते में है। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन इनडायरेक्ट रूप से डायरेक्ट रूप से फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा रही है। खैर चलो, ये तो अब बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कितना इसको फ़ायदा दिया। एक सवाल पर्सनली तौर पे आपसे मैं करना चाहूँगा। आप एक आदिवासी चेहरा हैं और अभी भी एक आदिवासी चेहरा ही प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो क्या हमारी बात आने वाले सीएम कैंडिडेट से तो नहीं हो रही है जो कांग्रेस की तरफ से आएंगे? इसमें मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए देखिए कि मैं आज पार्टी का अध्यक्ष हूँ, हाईकमान ने मुझे बनाया है। मेरा मकसद है पार्टी को मजबूत करना, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना और सरकार लाना। सरकार लाने तक हमारी जवाबदारी है, सिर्फ मेरी नहीं, हम तमाम सीनियर लीडरों को जवाबदारी है। हम लोग कंबाइंड रूप से कलेक्टिव लीडरशिप से हम चुनाव लड़ेंगे। सरकार आएगी, हाईकमान तय करेगा कौन बनेगा। हाईकमान की सुनते कहाँ हैं आप लोग? हाईकमान तय करेगा, किसके माथे में लिखा है वो उसका किस्मत तय करेगा, हाईकमान तय करेगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी सोचा नहीं हूँ, न मैं मेरे किस पद की लालसा है, न मैं इस पद को पाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो खुश हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं खुश हूँ, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। सरकार लाने का हमारा जवाबदारी, बाकी हाईकमान तय करेगा। और मैं तो समझता हूँ मैं इस दौड़ से मैं काफ़ी दूर हूँ, मैं काफ़ी दूर हूँ इस दौड़ से। आप अपने आप को दूर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि और बड़े बड़े नेता इस दौड़ में लगे हुए इस वजह से दूर कर रहे हैं? नहीं, देखिए सवाल वो नहीं है, कुर्सी एक है और दौड़ने वाले 10 हैं, तो मिलेगा किसी एक को। लेकिन एक को अगर मिलेगा तो उसके नीचे भी तो काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, उस पर क्यों नहीं? जरूरी और मजबूरी थोड़ी है कि हम वहीं बैठेंगे, नंबर 1 का कुर्सी चाहिए। आपके पास कई कुर्सियां नीचे भी है। देखिए काम करने वाले के लिए पूरी देश है, पूरे देश में काम करने वाले। छत्तीसगढ़, बस्तर या रायपुर या छत्तीसगढ़ नहीं है। अगर आप काम करना चाहे, पार्टी के लिए काम करना चाहे, अन्य काम करना चाहे, तो आपके लिए पूरी देश है काम करने के लिए। इसलिए इस दौड़ से मैं काफ़ी दूर हूँ। तो ये थे हमारे साथ दीपक जी। इनका कहना है कि ये सीएम की रेस से बाहर अपने आप को ऑलरेडी देख रहे हैं और किया हुआ है। खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार का चुनाव में भी क्या नतीजे आते हैं और दीपक जी सीएम कैंडिडेट बनकर आते हैं कि नहीं आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी समय देने के लिए।